महासंग्राम 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 महासंग्राम। नमस्कार। महासंग्राम के आज के हमारे एपिसोड में हमारे साथ हैं अखिलेश यादव जी। आप जिला सचिव हैं समाजवादी पार्टी बस्ती के युवजन सभा से। आप इस बार के पंचायत चुनाव में जिला पंचायत प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। सहयोग से सीट इनके यहाँ महिला हो गई, अब प्रत्याशी के रूप में इनके भाभी चुनाव लड़ रही हैं। एक प्रतिनिधि के तौर पर आज हम इनसे चर्चा करेंगे, इनकी जो सोच है, जो उद्देश्य है चुनाव को लेकर के, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपका जी बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। अखिलेश जी, चुनाव मैदान में आप हैं जी, क्या उद्देश्य है आपका चुनाव को लेकर के? क्या उद्देश्य लेकर आप चुनाव के मैदान में आए? हमारे यहाँ विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। विकास हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है और हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो शिक्षा का हमारे यहाँ बहुत ही अभाव है। शिक्षा हमारे यहाँ सबसे मजबूती के साथ हम इस मुद्दे के साथ चुनाव मैदान में आए हैं कि सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो इलाका है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। अति पिछड़ा हुआ इलाका होने के नाते मैं राजनीति में अपने आप को उतार रहा हूँ। अखिलेश जी, आपने अंग्रेजी से एमए किया हुआ है, फिर आपने कोई नौकरी या कोई जॉब को ना ढूंढ के आप राजनीति के मैदान में क्यों कूदे? राजनीति में आने का मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है, जब मैंने अपने समाज को देखा, मैं तो साकेत महाविद्यालय में अंग्रेजी का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन जब मैंने समाज को देखा कि हमारा जो समाज है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है, तो मैंने अपने आप को उस परिवर्तन में लाने की कोशिश की। किस तरह से समाज को आगे ले जाया जाए, जो हमारी आने वाली नई पीढ़ी है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए मैं चुनाव मैदान में आया हूँ और यहीं से अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत किया, साकेत महाविद्यालय से ही। और मैं 2018 के शासन चुनाव में पूर्व शासन अध्यक्ष प्रत्याशी भी रह चुका हूँ जी। तो अभी चुनाव मैदान में आपकी भाभी हैं, तैयारी आप पहले से अपने लिए कर रहे हैं। क्या रुझान है लोगों का, जनता के बीच आप जा रहे हो, कैसा लग रहा है आपको कि चुनाव आप कितने प्रतिशत उम्मीद की जा सकती है कि आप इस बार फाइट कर रहे हो? लगभग 80% मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है अपनी जनता पर, क्योंकि जनता चाहती है कि एक शिक्षित प्रत्याशी मैदान में आए और वो किस तरह से समाज का विकास कर सकता है, यानी आने वाली पीढ़ी को आगे कैसे ले जा सकता है। समाज हमारा इतना पीछे हो गया है कि उसको जैसे कहा जाता है कि इनको दबा कर रखो, और मैं उस कस्बे से और उस बीहड़ इलाके से उठकर आया हूं, जहां से मैं अपने इस बीहड़ इलाके के लोगों को आगे ले जाने की कोशिश करने का प्रयास करूंगा। अखिलेश जी, आपका जो क्षेत्र है या आपका गांव जो है, विकास के नाम पर हमें नहीं दिखाई देता कुछ है। आपके यहाँ आने के लिए सड़कें तक नहीं है। हमारी जब टीम जाती है गांव में, लोगों से जानकारी लेती है, चर्चा करते हैं, तो लोगों को आवास, किसी के पास आवास तक नहीं होता, किसी को शौचालय नहीं मिला। तो ये सारे मुद्दे हैं जो आज तक के चुनाव में लोग वादा करके गए, लेकिन फिर लोगों का कहना है कि वो फिर दोबारा दिखाई नहीं दे। क्या जनता आपसे भी ऐसी उम्मीद कर सकती है? जी नहीं, जनता मुझे अगर चुनना चाहेगी और मैं विश्वास दिलाता हूं जनता में, मेरे प्रति जो है जनता के आत्मविश्वास जागृत हो चुका है कि हमारे क्षेत्र का विकास वो सिर्फ मेरे द्वारा ही संभव है। अखिलेश जी, प्रत्याशी जब मैदान में होता है और जीत जाता है, जीतने के बाद क्या होता है कि वो अगर चुनाव जब मैदान में होता है, लड़ता है, तो मोटरसाइकिल से चलता है या किराए की गाड़ी से प्रचार करता है, लेकिन प्रत्याशी जीतने के बाद 6 महीने भी उसके पास सफारी और वो आ जाती है, 4 व्हीलर आ जाती है, फॉर्च्यूनर आ जाती है। क्या लोगों का जो रुझान, मतलब चुनाव लड़ने का उद्देश्य होता है कि 6 महीने, अभी शुरू से लेकर के आज तक उसके पास मोटरसाइकिल रही, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उसके पास सफारी आ जाती है। आपको क्या लगता है, वो विकास का ही पैसा जाता है या फिर वो फंड कहाँ से उनके पास आता होगा? देखिए, अभी तक मैंने राजनीति में पाया है कि जो हमारे राजनेता हैं वो लोगों जनता को गुमराह कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं आज उन्हें जनता में लोगों को मंदिर और मस्जिद के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। ये जनता का ही रुपया है, क्योंकि मैं भी पैसे से, मैं किसान के घर का बेटा हूँ और मुझे मालूम है कि ये पैसे कहाँ से आते हैं और लोग किस तरह से विकास के नाम पर जनता को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के लिए हमने आपको पहले ही बता दिया है, आपने जब पहला सवाल किया था तभी हमने आपको बताया कि हमारा जो इलाका है वो पिछड़ा हुआ है, और इसी मुद्दे के साथ मैं चुनाव मैदान में आया हूं। और मेरी ये कोई सोच नहीं है, आज भी मैं 2 पहिया वाहन से ही चलता हूं, और ये मेरी सोच है कि मैं 5 साल तक भी लोगों के बीच में अकेले जैसे आज भी मिल रहा हूं, ऐसे ही लोगों के बीच में आता रहूंगा। जहां पर धान की बाली से छन के धूप आती हो,
जहां मेहनत पसीने से कमाई खूब आती हो, जहां हो सब बराबर यूं, जहां ना कोई छोटा हो, जहां उम्मीद के दर से कोई खाली न लौटा हो। सपा समर्थित प्रत्याशी रेणु यादव भाभी अखिलेश यादव को अपना बहुमूल्य मत देकर भारी मतों से विजयी बनाए। छात्र संघ के चुनाव में आपका क्या अनुभव रहा? आपने उस चुनाव से क्या क्या सीखा? छात्र संघ के चुनाव से जब मैं अपने राजनीतिक जीवन साकेत महाविद्यालय से मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, तो वहां हमने देखा कि हमारे पिछड़े हुए इलाके से जब बच्चे जाते थे एडमिशन के लिए तो उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। वहीं से मैं तो छात्र था अंग्रेजी का, लेकिन वहीं से मेरे मन में ये परिवर्तन आया कि जब हमारे इतने बीहड़ इलाके से लोग यानी बस्ती जिले से लोग चलकर जाते हैं और वहाँ कड़कड़ाती धूप में लाइन में खड़े होते हैं, तो जब मैं ये देखता था तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता था, क्योंकि मैं भी विद्यार्थी था। और जब इनकी परेशानियों को देखा तो मैंने वहीं से छात्र सेवा करने का संकल्प लिया और 2018 में मैं छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया और मैं समाजवादी पार्टी यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का बहुत ही बड़ा फैन था, क्योंकि वो एक शिक्षित समाज से जुड़े हुए थे और जिस तरह से उनका दिशा निर्देशन था वो मुझे बहुत पसंद आया और मैं अखिलेश जी से पहले भी मुलाकात कर चुका था, इसलिए मैंने उनकी ही पार्टी से टिकट की मांग की और वहां मुझे टिकट के लिए मतलब मना कर दिया गया और छात्र संघ प्रत्याशी के रूप में मुझे टिकट नहीं मिला। फिर भी मैंने अपना आवेदन दर्ज किया यानी नामांकन हमने किया था। फिर उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश आया कि नहीं, तुम अगर मुझ में विश्वास रखते हो, पार्टी में तुम्हारी आस्था है, तुम छात्र जीवन की शुरुआत करना चाहते हो राजनीतिक जीवन की, तो यहीं पर आ जाओ और पार्टी को समर्थन दे दो। मैंने उतने ही विश्वास के साथ उन्हें आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी होगा पार्टी के द्वारा समर्थित होगा, मैं उसे पूर्ण बहुमत के साथ आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। और आप ये जान लीजिए, मैंने पूरी कोशिश के साथ 1124 वोटों से अपने छात्र संघ प्रत्याशी को विजयी बनाकर लखनऊ कार्यालय पहुंचा। और जब मैं लखनऊ कार्यालय पहुंचा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं दोबारा जब मैंने देखा तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमारे थे उनका पहला सवाल था कि अखिलेश जी अध्यक्ष आप हो और जिस अध्यक्ष को आपने चुनकर लाया है वो अध्यक्ष आपका बाद में है। इसलिए मुझे आज भी उस पार्टी में आस्था और विश्वास है और इसी के साथ मैं पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी का सेवक हो गया। आप पार्टी के सेवक हो गए, आप इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी हैं, लेकिन आज के इस चुनाव में भी पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, क्यों? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। देखिए, मेरी आस्था जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जुड़ी हुई है और समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है। पार्टी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन जनता में जो हमने विश्वास देखा उसके तौर पर मैं फिर भी चुनाव लड़ने का निश्चय किया और पार्टी मुझे कैंडिडेट घोषित नहीं करती है तो जिला कमेटी का जो निर्णय है मैंने उसे भी एक्सेप्ट किया है, इसमें कोई वो नहीं है, मैं पार्टी का विरोध नहीं करता हूं। आप विरोध नहीं करते हो, क्या आपको नहीं लगता कि इस चुनाव में इसमें आपका नुकसान हो सकता है? टिकट पार्टी किसी और को दे रही है, आप केवल समर्थित प्रत्याशी रहेंगे, तो आपको लगता नहीं कि इससे आपका नुकसान होगा? जी, नुकसान तो होगा, मैं मानता हूं कि मेरा नुकसान होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि ये जनता जानती है कि जिस तरह से ये मैं बिहार इलाके से निकल कर आया हूं तो मैं जनता का वास्तविक सेवक मैं ही हूं, इसलिए जनता मुझे अपना पूर्ण बहुमत प्रदान करेगी और संभवतः मुझे विजयी बनाकर जिला पंचायत में भेजने का काम करेगी। जनता समाजवादी पार्टी को वोट देगी, अखिलेश यादव को वोट देगी? देखिए, जनता का विश्वास है समाजवादी पार्टी में और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी में, दोनों में विश्वास रखती है, लेकिन जनता को जिला पंचायत में उसको विकास का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है और मेरा जो मुद्दा है मैं यही मुद्दा लेकर आया हूं कि एक तो हमारे यहाँ कोई एक बड़ा अस्पताल भी नहीं है और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ कोई अच्छा कॉलेज नहीं है जिससे हमारे गरीब बच्चे जाकर अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके। इसलिए जनता भी चाहती है कि जब हमारा कोई लोकल कैंडिडेट यानी हमारे घर का हमारा अपना बेटा मैदान में होगा और हमारी आवाज जिले तक उठाएगा तो हम क्या आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता यहाँ पार्टी के नाम पर नहीं, व्यक्तिगत अपने संबंध और अपने व्यक्तिगत विकास के लिए मुझे वोट करेगी। जीतने के बाद आपका
पहला काम क्या होगा? आप कौन से काम को पहली प्राथमिकता दोगे? जीतने के बाद मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है, मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है शिक्षा। मैं शपथ लेने के बाद अपने जिला पंचायत अध्यक्ष से ये मांग करूंगा कि एक सुयोग मतलब अच्छा सा डिग्री कॉलेज हमारे इलाके में दिया जाए। ये मेरा सबसे बड़ा मुद्दा होगा। जब आप जीतोगे, जीत के आओगे, ठीक है, उसके बाद आपका पहला मुद्दा होगा शिक्षा, विद्यालय की स्थापना। इस जिला पंचायत चुनाव को सारी पार्टियां अपना मिनी विधानसभा चुनाव मान रहे हैं। पार्टियों को लग रहा है कि जिन पार्टी का प्रत्याशी ज्यादातर क्षेत्रों से जीतेगा वो विधानसभा चुनाव में उसका फायदेमंद होगा। तो आपको क्या लगता है, समाजवादी पार्टी इस बार कितने बहुमत या कितने सीटों पे निकल रही होगी? पूरे प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का इस बार क्या माहौल है? सरकार बीजेपी की है, पार्टी अपोजिट है। इस चुनाव को 2022 का चुनाव माना जा रहा है, तो इस चुनाव को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, जैसा आपने सवाल किया है तो ये हमारे लिए सेमीफाइनल ही है और मुझे उस यानी फाइनल के लिए तैयारी करनी है और उस पार्टी से संघर्ष करना है जो सिर्फ जुमलेबाजी करती है, जिन्होंने मंदिर और मस्जिद के नाम पर जनता को लूटने का काम किया है। आज भी जैसा आप देख रहे हैं कि बंगाल में चुनाव हो रहा है, वहां पर कोरोना नहीं है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में क्या है, पंचायत चुनाव है और यहाँ राज्य में सरकार बननी नहीं है। यहाँ जिला पंचायतों में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना है और ये आपने कहा कि सेमीफाइनल, तो वास्तव में सेमीफाइनल है, लेकिन बंगाल में क्या है, उनको सरकार बनानी है। आज भी हमारे प्रधानमंत्री जी रैलियां कर रहे हैं, कोरोना के नाम पर देश को और जनता को गुमराह कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, कोरोना नहीं है? नहीं, मैं भी कोरोना महामारी को मानता हूं, ऐसा नहीं है, मैं भी मानता हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वहां जहां उनकी चुनावी रैलियां होती, क्या वहां कोरोना नहीं है? मैं आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जहां पर आपकी चुनावी रैलियां होती हैं, क्या वहां पर कोरोना नहीं है? लेकिन कोरोना ने एक महामारी का रूप लिया है। आप देखिए, लखनऊ की वो स्थिति है कि लाशें जलाने तक का जगह नहीं मिल रहा है। लाश जलाने के लोगों को 5-5, 6-6 घंटे वेट करनी पड़ रही है। तो एक महामारी ही तो आप इसको मानोगे? हाँ, इसको मैं वैश्विक महामारी मानता हूँ, लेकिन जो हमारी सरकार है उसके लिए आज जो है जितने फंड वो जमा कर रही है फंड केयर में, अगर उतने ही फंड केयर को हॉस्पिटल बनवाने में खर्च करती तो शायद जनता का बहुत बड़ा लाभ होता। लॉकडाउन अभी 2 दिन, पिछले रविवार को 1 दिन का लॉकडाउन था। आज न्यूज आई कि अब शनिवार रविवार 2 दिन बंदी रहेगी। इस लॉकडाउन से आप, और नाइट कर्फ्यू चल रहा है, नाइट कर्फ्यू से क्या कोरोना को हम हरा पाएंगे? केवल नाइट कर्फ्यू से? जी नहीं, नाइट कर्फ्यू का मतलब है केवल जनता को गुमराह करना। वो उनकी रणनीति है चुनाव को जीतने की, भाजपा की रणनीति है चुनाव जीतने की, इसलिए उन्होंने नाइट कर्फ्यू लगाकर रखा है। बीजेपी की रणनीति काम करेगी? बीजेपी चुनाव को फाइट कर पाएगी? नहीं, जनता, मुझे मालूम है कि जनता का विश्वास जो है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ है और जनता ये विश्वास कर चुकी है कि अगर कोई जनता का सेवक है और जनता का विकास कर सकता है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी है, इसलिए वो समाजवादी पार्टी को ही वोट करेंगे। 2022 में आप किसकी गवर्नमेंट देख रहे हो? 2022 में आपको मैं बता दे रहा हूं, आज ही से ये मेरा सेमीफाइनल है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। महासंग्राम, 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 महासंग्राम।